हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है न कि प्रोटीन, जिसका बेस था हर्शे और चेस का प्रयोग। उसमें आपने देखा कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जो ट्रांसफ़र होकर बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के सेल में जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या होने चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ के गुण देखते हैं, डीएनए बनाम आरएनए की तुलना करते हैं। देखें ध्यान से, पिछली चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है कि डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्शे व चेस के प्रयोग से सुलझ चुका था। ठीक है, कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है न कि प्रोटीन। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, तो सभी लोग मान चुके हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वह क्या है, डीएनए है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज आदि। ठीक है, तो यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे कि क्यों डीएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, पहला प्रश्न यह है कि डीएनए जो है वह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ क्यों है, इसका कारण आपको बताया जाएगा। जबकि आरएनए जो है वह दूत व अनुकूलक जैसे सक्रिय कार्य करता है। जो आरएनए है वह मैसेंजर का काम करता है, एमआरएनए, या फिर अनुकूलक का काम करता है, अनुकूलन का काम करता है। ये ऐसा क्यों है? दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। आरएनए और डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में क्या अंतर होता है, रासायनिक संरचना में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या आप डीएनए और आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर को बता सकते हैं? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर क्या क्या होंगे। देखें ध्यान से, एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है वह निम्न मापदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। कोई अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा तो उसमें यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यह अपना प्रतिकृत बनाने में सक्षम है। ठीक है, अगर जो अणु आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है तो उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपना प्रतिकृति बनाए, उसमें प्रतिकृत बनाने की सक्षम हो, उसमें क्षमता होनी चाहिए। यह अपना प्रतिकृत बनाने में सक्षम है। इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, वो या नहीं बदल जाना चाहिए। नहीं, अगर वह आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करेगा तो रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर वह स्थिर होना चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तन की संभावना होती है, उनमें धीमे परिवर्तन की भी संभावना होनी चाहिए, अर्थात उत्परिवर्तन होने की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि विकास के लिए यह जरूरी है। इनमें धीमे परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, तो एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहला, यह अपना प्रतिकृत बनाने में सक्षम हो। इसे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इसमें धीमे परिवर्तनों की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है, और इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है। ठीक है, यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों
डीएनए हो या फिर आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। ठीक है, तो अगर कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को, कॉम्प्लीमेंट्री के जो सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रख के परीक्षण करे तो आपको मिलेगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल चाहे डीएनए हो आरएनए हो उनमें यह क्षमता होती है प्रतिकृति बनाने की, अपना फोटोकॉपी बनाने की, स्वयं में प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। लेकिन सजीव तंत्र के अन्य अणु जैसे कि प्रोटीन यह काम नहीं कर सकता है, अपना प्रतिकृति नहीं बना सकता है। सजीव तंत्र के अन्य अणु जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। प्रोटीन अपना प्रतिकृति नहीं बना सकता है, ये पहला ही जो मापदंड है आपका यह फेल हो जाता है, अर्थात प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। आनुवांशिक पदार्थ इतना अस्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि उम्र या जीव के शारीरिक क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ इतना अस्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं, उम्र, जीव की शारीरिक क्रिया में परिवर्तन होने से उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आनुवांशिक, देखें ध्यान से, आनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व, आनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, उसको उम्र के अनुसार बदलना नहीं चाहिए, रासायनिक परिवर्तन अनुसार बदलना नहीं चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषता नष्ट नहीं हो पाती है। जैसा आपने ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी में आज देखा था, बैक्टीरिया को आपने गर्म किया था यस वाले को, तो वह मर गया था लेकिन उसके डीएनए में चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह अस्थायी था, स्टेबल था। तो आनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात की और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं आप कि डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति में आने पर वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जब गर्म करेंगे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जब उचित स्थिति मिलेगी उनको तो फिर आपस में वह जुड़ जाएंगे। यह डीएनए के साथ होगा, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन आरएनए में क्या होगा? आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रॉक्सिल समूह मिलता है। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रॉक्सिल समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है। 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जो आरएनए मिलता है वो कैसा होता है? क्रियाशील समूह होता है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। ठीक है, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रॉक्सिल समूह मिलता है और यह क्रियाशील समूह है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। ठीक है, इन्हीं कारणों से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय है और संरचनात्मक दृष्टि से अधिक अस्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है। ठीक है, तो डीएनए जो है वह संरचनात्मक दृष्टि से स्टेबल है, रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय है, जबकि आरएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से सक्रिय है, इसलिए वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, वास्तव में डीएनए में, देखें ध्यान से, वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन होने से उसमें एक अधिक अस्थायित्व मिलता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है, जिससे
डीएनए को और अधिक अस्थायित्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। कैसे उसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसके बारे में आपको उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हेतु हमें डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं, दोनों उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। ठीक है, जो उत्परिवर्तन की क्षमता है वह आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है वो अस्थायी और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। यही कारण है कि विषाणुओं में जीनोम कौन सा होता है, आरएनए होता है, क्योंकि उन्हें तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाना होता है। ठीक है, आरएनए अस्थायी और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। उसकी जीवन अवधि छोटी, वह तेजी से उत्परिवर्तित वह विकसित होने की होती है। ठीक है, विषाणुओं में आरएनए जीनोम होता है क्योंकि उनकी जीवन अवधि छोटी होती है और तेजी से उत्परिवर्तित और विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं। आरएनए जो हैं वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, इसीलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, इसीलिए वे आसानी से लक्षण को व्यक्त करते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए पर निर्भर रहता है। आरएनए जो है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए पर निर्भर रहता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित होती है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक अस्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचयन हेतु सबसे उपयोगी है। ठीक है, डीएनए जो है वह अधिक अस्थायी है, इसलिए आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करने के लिए सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। आनुवांशिक सूचनाओं का ट्रांसफर करने हेतु आरएनए क्या होता है, उपयुक्त होता है, लेकिन सूचनाओं को स्टोर रखने में वह डीएनए उपयुक्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आरएनए और डीएनए की कुछ तुलना किया, उनके बारे में बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली दोस्तों, धन्यवाद।